नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सांसद महेंद्र भट्ट से मिले सीएम धामी। राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर की चर्चा। उत्तराखंड निवास पर हुई मुलाकात। देहरादून में मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश में इस बार वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी। जिला प्रशासन और जन सहभागिता की रही भूमिका। देहरादून में बनेगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। 5 से 14 साल के बच्चों को सिखाए जाएंगे यातायात के नियम। एक साथ 200 बच्चों को किया जाएगा जागरूक। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया दान पुण्य। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज। देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट। आकाश के बिजली चमकने की भी संभावना। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। बता दें, दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात उत्तराखंड निवास में हुई। हर साल उत्तराखंड में गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसमें कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वनाग्नि में दिखाई दी। हमने पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से वनाग्नि को रोकने का प्रयास किया। ये हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें ये भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें वन पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता से भी इसमें फायदा मिला है रोकने में। और इस वर्ष हमने एक और नया नवाचार किया। पीसीसीएफ रैंक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको हर जिले में एक नोडल अफसर के रूप में भेजा, ताकि उनके अनुभव का और उनके वरिष्ठता का फायदा मिले और सभी कर्मचारी अनुशासित होकर के उनके अनुभव से जो निर्देश मिले उससे काम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड में उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले 65 साल के जीवन चंद्र जोशी की प्रेरक यात्रा के बारे में पूरे देश को बताया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड में उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले 65 साल के जीवन चंद्र जोशी की प्रेरक यात्रा के बारे में पूरे देश को बताया। प्रधानमंत्री ने जीवन चंद्र जोशी की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की। पीएम ने बताया कि कैसे जीवन चंद्र जोशी ने चीड़ की बेकार पड़ी छाल को कला के शानदार कामों में बदल दिया। पीएम ने उन्हें एक जीवित प्रेरणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है
जीवन जोशी। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। ये सभी शानदार कलाकृतियां लकड़ी से नहीं बल्कि पेड़ों से प्राकृतिक रूप से गिरने वाली सूखी चीड़ की छाल से बनाई गई हैं। जीवन चंद्र जोशी 3 दशकों से इस अनूठी कला का अभ्यास कर रहे हैं, जिसे बेंगिट आर्ट के नाम से जाना जाता है। जीवन चंद्र जोशी का कहना है कि वे युवाओं को ये कौशल सिखाना चाहते हैं और उनके लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधन एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। मैं करीब 35 वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ। सरकारी द्वारा मांगे क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा सही नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं इस काम को पूर्णतः अंजाम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोल करके इसमें कुछ लोगों को जो कला मुझे आती है उस कला को उन लोगों को सिखाऊं और स्वरोजगार से उनको जोड़ूं और एक रोजगार के लिए एक अच्छा हब यहाँ पर तैयार करूँ। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चीड़ की बगेट में काम करने के लिए अभी तक पहला व्यक्ति हूँ जिसको सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 साल की सीनियर फेलोशिप दी गई। ये बगेट के काम में करने के लिए ये पहली प्रक्रिया है। और चीजें मिली पर बगेट में मिले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी ये है। प्रधानमंत्री के जिक्र के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि राज्य हस्तशिल्प योजनाओं के माध्यम से जीवन चंद्र जोशी जैसे कारीगरों को समर्थन देने की पूरी कोशिश होगी, जिसमें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी शामिल है। उत्तराखंड में आपके जीवन चंद्र जोशी जी ये हैंडीक्राफ्ट और बकार्ड का काम लंबे समय से कर रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई हैं। उसी के संबंध में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनके कला के बारे में जिक्र किया गया है। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको प्रोत्साहन दिया जाने का कार्य किया जा रहा है। इनको जिला स्तर पे शिल्प रत्न प्राप्त हो चुका है। राज्य स्तर में भी शिल्पी रत्न के लिए इनका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की और उद्योग विभाग की जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ देते हुए इनके हैंडीक्राफ्ट के व्यवसाय को और बढ़ाए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जीवन चंद्र जोशी के काम को इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है और पूरे उत्तराखंड में अलग-अलग मंचों पर प्रदर्शित किया गया है। कहते हैं ये जो जोशी जी हैं वो काष्ठ शिल्प की कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं और ऐसे बहुत सारे गुमनाम कलाकारों की खोज जो है हमारे द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में जो है जीवन चंद्र जोशी जी को सन 2013-14 में मैंने खोजा था। उनकी इस कला को जो है देखा जो मैंने बहुत नायाब लगी, तो उसके माध्यम से फिर मुझे लगा कहता है कि क्यों ना इनकी कला को जो है पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं किसी मंच पर पहुंचाया जाए। तो बहुत सारे मंचों पर CCRT, IISF जैसे मंचों पर, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर एग्जीबिशंस पर लगाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो इसी कड़ी में जो है जीवन चंद्र जोशी जी की जो कला है, काष्ठ शिल्प कला, जिसको मोदी जी के द्वारा जो है सराहा गया है। स्थानीय कारीगरी और दृढ़ संकल्प किस तरह राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं, इसका एक शानदार उदाहरण जीवन चंद्र जोशी की ये कहानी है। कई सालों की कड़ी मेहनत और PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम में उनके उल्लेख तक जीवन चंद्र जोशी का सफर उत्तराखंड के कारीगर समुदाय के लिए गर्व का क्षण है। देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसे लेकर भाजपा विधायक खचान दास ने इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर इंजीनियरों को ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। इससे राज्य सरकार के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है,
ये ठीक बात नहीं है, इसमें पैसे का बर्बादी होती है। और कुल मिलाकर के देखा जाए, इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट से खबर है, जहां सवोली गांव में स्थित पौराणिक मंदिर नीलेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक प्रमोद नेनवाल समेत कई जनप्रतिनिधि गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नीलेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। भिक्या सेन का शिव मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी है। और लगातार ये भिक्या सेन में एक ज़माना था जब बहुत ज़्यादा मेले इत्यादि नहीं होते थे, लोगों के लिए मनोरंजन के साधन नहीं होते थे। एक यही शिवरात्रि पर मेला लगता था जिसमें लाखों लोग यहाँ सम्मिलित होते थे। लेकिन आज ये पुराने मेले ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरे सल्ट में जितने भी मंदिर हैं उन सब का जो है जीर्णोद्धार करूं। नीलेश्वर महादेव की कृपा से यहाँ पर सल्ट के यशस्वी विधायक महेश जीना जी ने जो आज नीलेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की और उसका सौंदर्यीकरण किया, ये अपने आप में एक बहुत आत्मसात करने वाली बात है। और जैसे कि नीलेश्वर महादेव जो कि अपने आप में पूरे विश्व को के पालक करता है, और मैं सोचता हूं कि नीलेश्वर महादेव सल्ट और रानीखेत दोनों विधानसभाओं सहित पूरे उत्तराखंड और पूरे देश की रक्षा करेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है और इस अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपैड के पास सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुण सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। अवेयरनेस के लिए चिल्ड्रन पार्क भी बना रहे हैं, उसको भी क्या अपडेट करने जा रहे हैं? परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन देहरादून में जो MDDA का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट शहरप्रधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है। वहीं हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुबह सुबह भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बता दें, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से विशेष लाभ मिलता है, साथ ही पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। में मायावती रोड पर बनीगांव के पास रविवार शाम एक स्कूटी और बाइक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 नाबालिग सहित 5 लोग घायल हुए। सभी को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया।
5 आए थे अभी दुर्घटना में, जिसमें से 4 तो एकदम सही थे, उनका प्राथमिक इलाज करके भेज दिया गया है। एक का थाई में फ्रैक्चर लग रहा है, पूरा सूजन है वहाँ पे, उसको एनएस लगा के और बीपी वगैरह लेके उसको टनेक्सा लगा के हमने रेफ़र कर दिया चंपावत हड्डी वाले विशेषज्ञ के लिए। स्थिति उसकी ठीक है अभी पहले से, लेकिन उसका वहीं मानसून से पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कचरे का अंबार बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित गाड़ियों ने कई जगहों से कचरा नहीं उठाया है, जिससे ये समस्या देखने को मिल रही है। उन्हें डर है कि जल्द सफाई नहीं की गई तो बीमारियां फैल सकती हैं। दरअसल कचरा प्रबंधन का काम एक निजी कंपनी के जिम्मे है। वेतन नहीं मिलने पर कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कचरे का अंबार बढ़ने लगा है। इस पर नगर निगम ने कचरा प्रबंधन का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि निगम नियमित रूप से कचरे की सफाई नहीं कर पा रहा है। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि जल्द इस समस्या को दूर किया जाएगा। हाँ, लगभग 1 महीना हो गया है, मतलब गाड़ी आ ही नहीं रही है। बीच बीच में कभी कभी मेरे ख्याल से 1 दिन में आई होगी, और करीब हफ्ते 10-10 दिन का कूड़ा घरों में लोगों जमा हो रहा है। उससे आसपास के बदबू फैल रही है, घर का माहौल इधर खराब हो रहा है, उससे बीमारी फैलने का डर है। देखिए, अभी कुछ 2-3 महीने पहले तो प्रॉपर हो रहा था, लेकिन 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते में गाड़ी आ रही है, कभी 2 हफ्ते में गाड़ी आ रही है, तो जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। घरों में कूड़ा इकट्ठा होता है। लोगों का कहना है कि हम प्रॉपर जो पैसा वो लेते हैं हम उसको दे भी रहे हैं, लेकिन कूड़ा उठाने का समय पे नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जो गाड़ी है केवल मयूर विहार में आ रही है और राजीव नगर क्षेत्र में नहीं आ रही है। गाड़ी वालों का कहना है कि हमें बैक करने में समस्या आती है और वहाँ के लोग पैसे नहीं देते, इस तरीके की समस्या वो बोलते हैं, लेकिन आते नहीं है वो हमारे कहने पर भी। इस विषय में हम पार्षद जी को इस बारे में जानकारी दे चुके हैं और आग्रह भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है। मई माह के अंतिम सप्ताह में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में तापमान में गिरावट के चलते लोगों को राहत मिल रही है। रविवार को देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश हुई। हालांकि शाम होते होते भले ही आसमान में बादल बने रहे, लेकिन बूंदाबांदी नाक के बराबर हो गई। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने आज नैनीताल, देहरादून जिले के कई क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया है। बाकी जिलों में भी मौसम बदला नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि आज पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।